हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विल स्टार्ट 2021। पिछले लेक्चर में हमने किया था जितनी भी डेफिनेशंस और थ्योरम्स थी वन इन एग्जाम्पल से पहले वो की थी कंप्लीट। आज इस लेक्चर में हम करेंगे सारे एग्जाम्पल्स और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, फंक्शन दिया है आपको। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने पिछला लेक्चर देख लिया है तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएंगे सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये बेस्ड ही एग्जाम्पल्स उन डेफिनेशंस और थ्योरम्स पे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इससे पीछे वाला लेक्चर देख लें, और जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2। तो देखो, अगर आपने देख लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, फंक्शन दिया है इसने, ये इंटरवल है, ये पार्टीशन है। ये चीज़ें तो हर बार देते हैं ना, इंटरवल देते हैं, फंक्शन देते हैं और पार्टीशन देते हैं। आपको क्या निकालना है, लोअर सम एंड अपर सम, और फिर ऑसिलेटरी सम निकालना है। अब ऑसिलेटरी सम तो बिल्कुल सिंपल है, अपर सम में से लोअर सम हम माइनस करते थे ना, तो ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यानी मेन काम आपको क्या करना है, लोअर सम निकालना है एंड अपर सम निकालना है। अब लोअर सम क्या था, हमने जितने भी सब इंटरवल्स बनाए इस पार्टीशन की हेल्प से, जैसे इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से 1 4 के कितने पार्टीशन हम बनाएंगे। देखो 1 से लेके 4 तक का इंटरवल है और 4 पॉइंट्स हैं। पार्टीशन की हेल्प से हम कितने इंटरवल्स बना सकते हैं, कितने सब इंटरवल्स बना सकते हैं, सॉरी कितने पॉइंट्स 4 हैं तो 3 सब इंटरवल्स बना सकते हैं। फर्स्ट है 1 2, सेकेंड है क्लोज इंटरवल 2 3 एंड थर्ड है क्लोज इंटरवल 3 4। सारे के सारे क्लोज इंटरवल होते हैं हमेशा ही। अब देखो, लोअर सम हमें पता है, क्या करते हैं हम, हर इंटरवल के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करके और उन सब को ऐड करते जाते हैं। यानी लोअर सम क्या होता है, m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m2 डेल्टा 3, ये होता है ना। जहाँ पे m1 क्या है, फर्स्ट सब इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और डेल्टा 1 क्या है, फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ। सिमिलरली ये सेकंड का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सेकंड की लेंथ, और सिमिलरली ये थर्ड की। ठीक है, अपर सम में हम क्या करते हैं, जहाँ यहाँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले रहे हो यहाँ पे उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड, बाकी सब सेम है। यानी देखो, सबसे पहली बात आपको क्या क्या चाहिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए। दूसरी चीज़ m1 m2 m3, और तीसरी चीज़ कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3। तो पहली चीज़ तो बिल्कुल सिंपल है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। जितने भी सब इंटरवल्स हमारे बने हैं, 3 बने हैं ना, तो इसकी लेंथ कितनी है, 1, क्योंकि 2 - 1 हमने किया, 1 आ गई। इसकी लेंथ भी 1 है, इसकी लेंथ भी 1 है, तो सबकी लेंथ तो है 1। अब मेन काम क्या है, m1 m2 m3 और कैपिटल M1 कैपिटल M2 और कैपिटल M3 निकालना। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। बाकी वही है कि ये फंक्शन दिया है, ये इंटरवल है, इंटरवल मतलब x की वैल्यूज इस इंटरवल से आएंगी, और इसी का आपने पार्टीशन किया है। इस पार्टीशन की हेल्प से इसको 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड करता है। I1 होगा 1 2, I2 होगा 2 3, I3 होगा 3 4, हर किसी की लेंथ 1 होगी, यानी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 1 होंगे। अब फर्स्ट इंटरवल के लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके 2 तक, जहाँ पे 1 के इक्वल भी हो सकता है और 2 के भी इक्वल हो सकता है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना। क्लोज इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, ओपन में नहीं होते। तो I1 के अंदर आप x ले सकते हो, तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और उनके बीच की सारी वैल्यूज। सिमिलरली अब देखो आप क्या करोगे, m1 क्या होता है, वैसे आपको m1 निकालना है ना, क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इस फंक्शन का 1 2 के अंदर। यानी हम क्या करेंगे, जो हमने ये चीज़ लिखी ना यहाँ पे, x को उस फंक्शन की फॉर्म में बना लो जो इन्होंने दिया हुआ है। यानी x तो 1 से और 2 के बीच में है। अब आप इसकी हेल्प से ये निकालो कि जो 1/x² है ना, वो किस किस के बीच में है। तो जो छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, लीस्ट अपर बाउंड। आई होप आपको समझ आया। अभी देखो, ये तो हमें पता है कि x वैल्यू 1 से लेके 2 तक है। अब फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, यानी वो फंक्शन कहाँ किन किन वैल्यूज़ के बीच में है। जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो बड़ी वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लीस्ट अपर बाउंड। तो देखो, अगर x 1 और 2 के बीच में है तो सबसे पहले तो उसका स्क्वायर कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर किस किस के बीच में होगा, 1 और 4 के बीच में, और फिर आप इनवर्स ले लेना। तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर है वो तो 1 और 4 के बीच में है, और फिर हर साइड रेसिप्रोकल ले लो। यहाँ क्या हो गया, 1/4, यहाँ तो 1 है, यहाँ 1/x² है, यहाँ 1/4 है, लेकिन हमने इसको इन्वर्स कर लिया ना, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी, ये ऐसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी यहाँ सबसे बड़ा 4 था ना, इन्वर्स लेने के बाद 1/4 सबसे छोटा हो गया, फिर 1/x² और फिर 1।
ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे किया है, सिर्फ आपने रेसिप्रोकल कर दिया सबका, और जो ये इनइक्वालिटीज़ है ना इनको चेंज कर दिया। लेस देन इक्वल टू थी सारी, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया। और इसने फिर क्या किया, पहले ये वाली चीज़ क्या आई थी 1/4 आई थी ना, इसको बस उल्टा करके लिख दिया है। देखो मैं नहीं चाहती आपको कोई भी डाउट रहे, तो मैंने इसको लिख लिया है कि 1 और 4 के बीच में था ना एक्स स्क्वायर। आप क्या करो, तीनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, तो यहाँ 1 हो गया, यह 1/x² हो गया, यहाँ 1/4 हो गया। अब जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया ये चीज़ आ गई। अब इसे को उल्टा लिख लो, यानी सबसे छोटा कौन है 1/4, तो इसको इधर ले आओ, फिर बीच में 1/x² है और 1 सबसे बड़ा है ना, ग्रेटर देन 1 बड़ा है, तो 1 को इधर लिख लो, बस आपने उल्टा कर दिया इसको, इसलिए ये चीज़ आ गई। अब जो फंक्शन की वैल्यू है ना f(x), वो इन दोनों के बीच में ही है हमेशा, तो ये वाली चीज़ क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये वाली चीज़ क्या होती है, लीस्ट अपर बाउंड। सो m1 इज इक्वल टू 1/4 एंड कैपिटल M1 इज इक्वल टू 1। अब सिमिलरली उसी टाइप से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड f का इन 2/3, देखो इसको हम ऐसे करेंगे ना बिल्कुल सिमिलरली, कि जब x i2 में से है तो x 2 और 3 के बीच में होगा, जब i1 में था तो किस किस के बीच में था, 1 और 2 के, जब सेकेंड सब इंटरवल में कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से 3, तो वही काम करो, पहले स्क्वायर कर दो और फिर क्या कर लो, रेसिप्रोकल ले लो, और फिर रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटी भी चेंज होगी ना साथ में, और फिर इसको उल्टा लिख लो। अब 1/x² इस इंटरवल के लिए इसके और इसके बीच में है, सो m2 स्मॉल m2 1/9 है और कैपिटल M2 1/4 है। ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, और सिमिलरली आप m3 के लिए निकाल सकते हो, 1/16 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, ये तो आप निकाल सकते हो ना, बिल्कुल सेम है, निकाल लोगे आप। अब लोअर सम क्या है, m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 डेल्टा 3, इसको आप सबमिशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, mr डेल्टा r, जहाँ r इज इक्वल टू 1 2 3 है, ये तो हमें पता है। अब देखो सारी वैल्यूज़ रख दो, सारी वैल्यूज़ 6 की 6 वैल्यूज़ हमारे पास है ना, ये 6 की 6 वैल्यूज़ हमारे पास हैं, और तो इसको ये और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये भी है हमारे पास, सारे 1 हैं, तो वैल्यूज़ रख दो, ये आ गया, और अपर सम ये आ गया। ऑसिलेटरी सम ओमेगा एफ क्या डिनोट किया था हमने, ऑसिलेटरी सम, वो क्या होता है, अपर सम माइनस लोअर सम, अपर सम की वैल्यू आई है, लोअर सम की वैल्यू आई है, माइनस कर दो, आंसर आ गया। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, सारे बिल्कुल सेम है, ईजी है, बहुत ईजी है, सेम नहीं है ईजी है, और फिर नहीं होंगे तो हम बना लेंगे उनको, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको लोअर सम और अपर सम निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे, क्योंकि हम निकाल चुके हैं, हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने अच्छे से निकाला ना। अब फंक्शन ये दे दिया, इंटरवल ये दे दिया, पार्टीशन ये दे दिया, 3 चीज़ चाहिए थी ना, फंक्शन चाहिए था ये आ गया, इंटरवल चाहिए था ये आ गया, और पार्टीशन चाहिए थी, बस। आपको लोअर सम निकालना है, अपर सम निकालना है, बिल्कुल सिमिलर वे में। लेकिन वहाँ इसने ऑसिलेटरी सम पूछा था, इसने यहाँ पे कुछ और पूछा है, क्या, कंप्यूट दीज वैल्यूज फॉर एनी रिफाइनमेंट ऑफ पी, यानी इसकी कोई रिफाइनमेंट मान लो। रिफाइनमेंट मतलब वो जो रिफाइनमेंट का मतलब क्या है, जो खुद भी पार्टीशन हो लेकिन इससे बड़ी हो, यानी उसमें इसके ये 3 एलिमेंट्स तो आए ही आए, कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, तो हम कोई भी अपनी मर्जी से एक रिफाइनमेंट मान लेंगे, और उसके लिए भी हम लोअर सम निकाल लेंगे और अपर सम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टार्टिंग में फंक्शन ये है और पार्टीशन ये है, तो हमने इस टाइप से पार्टीशन किया ना उसका। अब 3 पॉइंट्स है तो 2 सब इंटरवल्स के अंदर पार्टीशन करेंगे हम उनका, तो आपको स्मॉल m1 स्मॉल m2 और कैपिटल M1 कैपिटल M2 यही निकालना है। अब देखो वही बात है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है, 1 है और 1 है, यानी m1 m2 और कैपिटल M1 कैपिटल M2, बस ये निकालना है आपको। अब देखो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे ना, जब x i1 में है तो x 1 और 2 के बीच में है ना, आपको फंक्शन वहाँ दिया था 1/x², यहाँ दिया है x+1, तो आपको कुछ भी हो x की जगह सिर्फ वो फंक्शन लाना है। तो यहाँ पे x+1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सारी साइड 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 2, ये हो गया x+1, ये हो गया 3, यानी इससे सारी वैल्यूज़ बड़ी हैं और इससे सारी वैल्यूज़ छोटी हैं या फिर इक्वल हैं, तो ये क्या बन गया स्मॉल m1, ये क्या बन गया कैपिटल M1। सिमिलरली ये चीज़ आ जाएगी, जब x i2 में से होगा तो x 2 और 3 के बीच में है, x+1 यानी सारी साइड 1 ऐड कर दो तो 3 हो गया, x+1 हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पे मैंने 1 1 लिख दिया था, सॉरी, यहाँ m2 आएगा, यहाँ m2 आएगा, तो सारी वैल्यूज आ गई, डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों 1 1 है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, लोअर सम क्या होगा, m1 इंटू डेल्टा 1 प्लस m2 इंटू डेल्टा 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। ऐसे ही अपर सम कैपिटल M1 इंटू डेल्टा 1 एंड कैपिटल M2 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 7। देखो हमने जो किया और इसने जो किया उसमें डिफरेंस क्या है,
इसने क्या कहा कि स्मॉल m1 होता है, देखो दोनों वे से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बाकी आपको समझ दोनों आना चाहिए ना, वो तो आपको आ गया। एक बार ये भी देख लेते हैं कि क्या पता आपको ये ईजी लगे। देखो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन x0 x1 इज इक्वल टू, फंक्शन क्या था, x+1 था। अब हमने एक चीज़ देखी कि जो फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब जैसे जैसे हम वैल्यूज बड़ी करते जाएंगे ना, x को 1 2 3 4 5 करते जा रहे हो, तो साथ साथ f ऑफ x भी बढ़ता जा रहा है ना। कई फंक्शन होते हैं इंक्रीजिंग, कई होते हैं डिक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल 1/x है, यानी x की वैल्यू जैसे जैसे बड़े करोगे ना, फंक्शन की वैल्यू जो कि 1/x है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, कुछ डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन की खासियत क्या होती है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है ना, तो बिल्कुल ईजी सा वे है। जो इस इंटरवल का सबसे छोटा पॉइंट है ना, कौन है, 1 है। जो सब इंटरवल बना था ना 1 2, उसका जो सबसे छोटा पॉइंट कौन था, 1 था ना, तो वो इसमें रख दो, तो 1 + 1 आ गया 2। और अगर आपको लीस्ट अपर बाउंड निकालना है तो सबसे बड़ा जो I1 इंटरवल है उसका सबसे बड़ा पॉइंट कौन है, 2 है। तो ग्रेटेस्ट लोअर लीस्ट अपर बाउंड निकालने के लिए 2 रख दो, 3 आ गया। सिमिलरली I2 इंटरवल में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे निकाला जाता है, इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू रख के, छोटी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 रख दो, उस फंक्शन के अंदर 3 आ गया। और इसी इंटरवल का लीस्ट अपर बाउंड यानी m2 निकालना है, तो उसी फंक्शन के अंदर x की वैल्यू क्या रख दो, 3, तो 3 + 1 4। बस इसने, लेकिन ये हर किसी जगह एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए जो इस इंटरवल का सबसे छोटा पॉइंट होगा उस पर हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा उस पर मिलेगा इसका लीस्ट अपर बाउंड। और इस इंटरवल के लिए इस पॉइंट पे मिलेगा क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इस पॉइंट पे मिलेगा लीस्ट अपर बाउंड। रीजन क्या है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, m1 आ गया, m2 आ गया, सिर्फ फंक्शन में हमने वैल्यूज ही पुट की हैं। m1 के लिए 1 पुट कर दिया, कैपिटल M1 के लिए 2 पुट कर दिया, m2 के लिए 2 पुट कर दिया, और कैपिटल M2 के लिए 3 पुट कर दिया। तो ये क्या आ गया, 2 3 3 4, वैल्यूज रखो, आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा था आपको कि पार्टीशन P थी, ठीक है, आपको कोई रिफाइनमेंट लेनी थी, यानी वो पार्टीशन वाले तो सारे हो ही हो और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया, 2.3, यानी ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल सेम वही ले लिया, और ऐसा भी ना हो कि बहुत सारे ले लिए, एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, है ना, इजीनेस है हमारे लिए। अब बस क्या चेंज हो गया, पहले 2 इंटरवल से अब 3 बन गए, 1 से 2, 2 से 2.3 एंड 2.3 से लेके 3 तक। अब सबकी लेंथ कितनी है, इसकी कितनी है, 1, यानी Δ1 क्या है, 1 है। Δ2 क्या है, 2.3 - 2 क्या, 0.3, और Δ3 क्या है, 3 - 2.3 क्या है, 0.7। Δ1 Δ2 Δ3 तीनों वैल्यूज आ गई। अब देखो m1 इस इंटरवल के लिए, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा यहाँ से, तो 1 पुट कर दो, तो m1 आ गया 2। m2 इस इंटरवल का स्मॉल m2 निकालना है, तो इस इंटरवल का सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे, तो 2 रख दो, 3 आ गया। और m3 यानी इस इंटरवल का सबसे छोटा पॉइंट रख दो, 2.3 रख दो, 3.3 आ गया। ठीक है, लोअर सम निकाल लो, m1 × Δ1 2 × 1, m2 × Δ2 3 × 0.3, एंड m3 × Δ3 3.3 × 0.7, आंसर आ गया। बिल्कुल सिमिलरली अपर बाउंड, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3। उसके लिए क्या रखो, कैपिटल M1 के लिए 2 रखो, कैपिटल M2 के लिए 2.3 रखो, और कैपिटल M3 के लिए 3 रखो, क्योंकि ये ना सबसे बड़े पॉइंट्स हैं। I1 का 2 है, I2 इंटरवल का 2.3 है, और I3 इंटरवल का 3 है, तो ये आ गई और अपर बाउंड आ गया। अब देखो, दिस फॉलोज दैट लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट P डैश इज ग्रेटर देन लोअर सम ऑफ पार्टीशन P, बट अपर सम ऑफ रिफाइनमेंट इज लेस देन दैट ऑफ पार्टीशन P। ये चीज़ हमने कहाँ की थी, पीछे थ्योरम में की थी कि लोअर सम निकालो पार्टीशन का और रिफाइनमेंट का। तो लोअर सम तो पार्टीशन का छोटा आता है, लोअर सम तो पार्टीशन का छोटा आता है। देखो ये किया था ना, ये की थी कि ये हैवी पार्टीशन है और ये रिफाइनमेंट है, तो पार्टीशन हैवी छोटी, हैवी लोअर सम तो कम होगी। लेकिन अपर सम में उल्टा होता है, इसका अपर सम बड़ा होता है, रिफाइनमेंट का अपर सम छोटा होता है। तो वो चीज़ हमने यहाँ प्रूफ भी कर दी। कैसे की, पार्टीशन के केस में लोअर सम आया था 5, इस केस में लोअर सम क्या आया 5.21 पार्टीशन के केस में, सॉरी रिफाइनमेंट के केस में। तो हमने वही कहा था, पार्टीशन वाला छोटा होता है, रिफाइनमेंट वाला बड़ा होता है। ठीक है, अपर सम में उल्टा दिखाना था, पार्टीशन का 7 आया है और रिफाइनमेंट का आया 6.79, तो अपर सम किसका बड़ा है, पार्टीशन का। तो ये चीज़ यहाँ से प्रूव भी होगी विद एग्जाम्पल। अब देखिए
एग्जाम्पल नंबर 3 में काम वही कर रहे हैं, अपर सम निकालना है, लोअर सम निकालना है, फंक्शन इसने चेंज कर दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है, अच्छे से करेंगे। इंटरवल दे दिया आपको 0 से लेके π/2 और पार्टीशन आपको ये दे दी। अब ऑल्सो प्रूव दैट एफ इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन दिस। देखो ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, डोंट वरी। पहले हम वही करेंगे, अपर सम निकालेंगे, लोअर सम निकालेंगे। क्या करोगे उसके लिए? देखो एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ हम क्या कर रहे थे, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, यहाँ पे हमें फाइनाइट तो इसमें भी है, लेकिन हमें पता था कि 1 2 3 4 इतने हैं, तो थोड़े बहुत इंटरवल्स बन रहे थे और हम सब पे अलग अलग करके निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हैं ना, n है, तो इस सब का अलग अलग से निकालना, यानी पहले m1 निकालो, फिर m2 निकालो, फिर m3 निकालो, ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। इसलिए हम जनरल निकाल लेंगे, स्मॉल mr निकाल लेंगे और कैपिटल mr निकाल लेंगे और डेल्टा r निकाल लेंगे। बस जनरल निकालेंगे सबके लिए और फिर उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले फंक्शन ये है, इंटरवल ये है, हमें पता है नहीं। आगे देखो, पार्टीशन है ये, हमने जस्ट लिखा है इसको। अब मैंने आपको अभी बताया, हम स्पेशली नहीं निकालेंगे किस सब के लिए, हम कैपिटल एम आर निकालेंगे, स्मॉल एम आर निकालेंगे, डेल्टा आर निकालेंगे। पहले हम क्या करते थे, सबके लिए अलग अलग निकालते थे, यानी डेल्टा 1 स्मॉल m1 और कैपिटल m1, फिर डेल्टा 2 स्मॉल m2 कैपिटल m2 एंड सो ऑन निकालते रहते थे। यहाँ ज़्यादा है इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ rth निकाल लेंगे, यानी rth इंटरवल कौन सा होगा, ये वाला ना, r-1 π/2n एंड r π/2n, ये होगा ना rth इंटरवल। अब इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, अब आपको पता है, क्या पता है आपको कि इसका सबसे छोटा पॉइंट कौन है, ये वाला, और इस इंटरवल का सबसे बड़ा पॉइंट कौन है, ये वाला। तो जब सबसे छोटा पॉइंट रखोगे ना फंक्शन के अंदर, तो वो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर छोटे वाला बाउंड कब आएगा, जब छोटा पॉइंट रखोगे। तो साइन एक्स के अंदर एक्स की जगह जब आपने ये रखा तो ये आ गया। और लीस्ट अपर बाउंड मतलब अपर, यानी बड़े वाली वैल्यू रखोगे तो लीस्ट अपर बाउंड आएगा ना। तो उस एक्स की जगह जब हमने r π/2n रखा तो लीस्ट अपर बाउंड आ गया। ठीक है, सिर्फ डेल्टा r रह गया। अब वो तो हम निकाल सकते हैं, इसमें से ये माइनस कर दो, क्या आएगा, π/2n। तो वैल्यूज आ गई सबकी। अब अपर सम क्या होता है, समीशन होता है r इज इक्वल टू 1 to n mr डेल्टा r का, है ना। mr आपके पास है, कैपिटल mr है ना, अभी मैंने निकाला था ये वाला, और डेल्टा r भी है, वैल्यू रख दी। अब π/2n तो कॉमन है, इसको बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, समीशन r इज इक्वल टू 1 to n साइन r π/2n। अब इसको थोड़ा ओपन कर लो, यानी सबसे पहले r को 1 रखा तो क्या हो गया, साइन π/2n, प्लस फिर 2 रखेंगे तो साइन 2π/2n एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा n, तो साइन nπ/2n। अब देखो ये एक फॉर्मूला है कि जब आप साइन अल्फा प्लस बीटा एंड सो ऑन अल्फा प्लस n-1 बीटा इस तक ऐड करते हो ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। देखो याद करने का तरीका देखो, ये तो बिल्कुल सेम है। साइन है किसका, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, उन दोनों का एक मीन है, फर्स्ट का और लास्ट का, इजी है ना। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ n का डिफरेंस है। साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 एंड साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 बिल्कुल सेम है, बस इसमें n से मल्टीप्लाई होगी, इसमें नहीं होगी, है ना। अब इसमें अप्लाई करो, फर्स्ट एंगल कौन सा है, π/2n सॉरी, और लास्ट एंगल कौन सा है, nπ/2n। तो वैल्यूज रखते जाओ बस, UFP निकालोगे तो π/2n तो एज इट इज़ है। ये फॉर्मूला हमने इसके लिए लगाया है, तो क्या आएगा, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स, डिफरेंस कितना है एंगल्स के बीच में, बाद वाले में से पहला वाला माइनस करके देखो कितना डिफरेंस है, हर किसी के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, माइनस कर लो, हर किसी के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, π/2n का। अब उसको n से मल्टीप्लाई करना आपको, तो nπ/2n हो गया, और साथ में 2 भी है नीचे, तो 4n हो गया। इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ n नहीं आएगा, तो एज इट इज लिख दो साइन π/4n, बस n नहीं आएगा ऊपर वाला। अब इसको इसने सोल्व कर लिया, n से n काट दिया, इसमें भी n से n काट दिया, सोल्व कर लिया। अब देखो साइन a साइन b, फॉर्मूला आपको पता है, सॉरी साइन a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता है। देखो साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अब लेकिन यहाँ आपको निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है, ये वाली π/4n प्लस π/4, तो a ले लो π/4n और b ले लो π/4। तो देखो साइन π/4n प्लस π/4, तो जहाँ a है वहाँ π/4n रख दो, जहाँ b है वहाँ π/4 रख दो, रख दिया। लेकिन कोस π/4 भी और साइन π/4 भी क्या होते हैं, दोनों 1/√2 होते हैं ना,
तो 1/√2 कॉमन ले लो, अंदर सिर्फ क्या बचा, sin π/4n और प्लस cos π/4n। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू हमने सिर्फ इतने की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है, sin π/4 के साथ। तो हमने भी क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई sin π/4 के साथ कर दी। sin π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है ना, तो इसमें इस पूरे की मल्टीप्लाई 1/√2 से हो जाएगी, तो √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, यानी इसकी वैल्यू आ गई ये, सिर्फ इतने की वैल्यू आ गई ये वाली। अब आगे सोल्व करते हैं। मैं पता है क्यों सोल्व करके दिखा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ इन्होंने, समझ ना भी आए। इतना आपको समझ आ गया ना, हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूँगी, इस पूरे की वैल्यू निकाल लूँगी, यानी जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/2n से, और जब डिवाइड करते हैं sin π/4n से, तो क्या होता है। तो देखो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी। इस चीज़ को हम सॉल्व कर चुके थे ना, किसकी इक्वल आई थी ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल आई थी, इसके। तो मैंने इसको जब मैं π/2n से मल्टीप्लाई किया मैंने और sin π/4n से डिवाइड किया, तो हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। जब इस साइड मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया तो इस साइड भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी डिवाइड होगा, यानी π/2n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी से डिवाइड हो जाएगा कौन, ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू। अब देखना, ध्यान से देखना, 1/2 है, इसको बाहर ले लो, π/4n हो गया। अब अंदर सिर्फ क्या बचा, sin π/4n प्लस cos π/4n बाय sin π/4n। तो एक काम करो, इनको अलग अलग कर लो, यानी इसको इससे डिवाइड कर लो प्लस इसको इससे डिवाइड कर लो, कर सकते हैं ना हम। तो इसको इससे डिवाइड किया तो 1 बच गया, प्लस इसको इससे डिवाइड किया, cos बाय sin क्या होता है, कोट होता है, तो कोट π/4n, इतना आ गया ना। तो डायरेक्टली अब ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, अपर सम की, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही अपर सम निकाल रहे हैं ना। तो नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं, अपर सम आ गया ये वाली वैल्यू। अब देखो जब n इन्फिनिटी को टेंड करता है, अभी के लिए इसको छोड़ो, हम क्या निकाल रहे हैं, पहले लोअर सम और अपर सम निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ इसने की हुई है इंटीग्रेशन निकालने के लिए, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप सिमिलरली अपर सम यहाँ तक निकालना हमने, इन द सिमिलर वे आप लोअर सम निकालोगे। बस वहाँ क्या था, एंगल चेंज हो रहा था, वहाँ पे हमने रखा था r π/2n और यहाँ क्या है r-1 π/2n। ठीक है, और बाकी सब सेम है, उसी टाइप से साइन वाला फॉर्मूला लगा के और लास्ट में फिर आप इस टाइप से कर सकते हो, यहाँ तक आ जाओगे। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इसमें तो माइनस है और उसमें क्या है, प्लस है। इससे आप अपन आंसर चेक भी कर सकते हो अपना एग्जाम के अंदर। तो अब देखो लोअर सम और अपर सम निकालना था, दूसरा काम क्या था हमारा, ये बताना कि f क्या रीमान इंटीग्रेबल है। अब एक बात बताओ, रीमान इंटीग्रेबल कब होता था रीमान इंटीग्रेबल, अगर उसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। अब ये हमने मतलब पिछले लेक्चर में हम सब पढ़ चुके हैं, लोअर इंटीग्रल क्या होता है, लोअर सम्स का सुप्रीमम, और अपर इंटीग्रल यानी ये चीज़ क्या होती है, अपर सम्स का इन्फीमम। तो देखो थोड़ी डिफिकल्ट पड़ जाती है चीज़ कि सारे लोअर सम्स लिखो और फिर सबका सुप्रीमम निकालो। एक इजी वे हम पता क्या करते हैं, जैसे हमारे पास अभी इस क्वेश्चन के अंदर अपर सम आया ना, हम क्या करेंगे, अगर हम n को इन्फिनिटी को टेंड करा देते हैं ना, यहाँ पे इसमें अगर हम n को जैसे जैसे इन्फिनिटी को टेंड कराते हैं तो ये किसकी वैल्यू आ जाती है, अपर इंटीग्रल की। ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अपर सम में n को इन्फिनिटी टेंड कराओगे तो क्या आएगा, अपर इंटीग्रल, और सिमिलरली लोअर सम में अगर n को इन्फिनिटी टेंड कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लोअर इंटीग्रल। ये एक बिल्कुल इजी सी शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप ये निकाल सकते हो। बस n को इन्फिनिटी को टेंड कराओगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, अपर इंटीग्रल। और कैसे डिनोट करते हैं, एफ डी एक्स, इंटरवल क्या था 0 से π/2, तो 0 से π/2। ऊपर ये बार क्यों लगाया, क्योंकि अपर इंटीग्रल है। लोअर इंटीग्रल में क्या करोगे, 0 के नीचे बार लगाओगे। अब देखो जैसे जैसे n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, स्टार्टिंग में इसने क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दिया, ये सेम है, कोट को लिख दिया 1/टेंजेंट और +1। अब देखो आप क्या करो, π/4n को अंदर ले जाओ, तो π/4n बाई टेंजेंट π/4n प्लस π/4n एज इट इज़ है। लेकिन ये फॉर्मूला होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी टेंजेंट थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। रीज़न ये है कि जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालते हो ना, टेंजेंट थीटा बाई थीटा का, तो 1 होता है। तो ये है रेसिप्रोकल में, तो 1/1 भी 1 ही होगा।
और यहाँ जब n इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो 1/∞ क्या बन गया 0, तो ये टर्म बन गई 1, ये बन गया 0, तो 1 आ गया। अब लोअर सम हमारा क्या आया था, ये आया था। अब इसमें भी जब n को इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो किसकी वैल्यू आएगी, लोअर इंटीग्रल की। डिनोट आप ऐसे करते हो, इस पे जब आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या है ये 1/tan लिखोगे, वही काम करना है, π/4n को अंदर ले जाओ, यहाँ भी और यहाँ भी। अब यहाँ पे तो हो गया 1 और ये क्या हो गया 1/∞ 0, तो 1 - 0 1। अब लोअर इंटीग्रल भी 1 है एंड अपर इंटीग्रल भी क्या आया था 1 आया था। तो जैसा कि दोनों के दोनों इक्वल हैं तो यही कंडीशन होती है, तो इसका मतलब फंक्शन इंटीग्रेबल है इसके ऊपर, और वो इंटीग्रेशन है किस चीज़ के इक्वल 1 के। ठीक है, इंटीग्रेशन में ना ऊपर बार लगाना ना नीचे। जब ये दोनों आ ही इक्वल गए तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर देते हैं, बार हटा देते हैं और इसको डिनोट कर देते हैं इससे, जिनकी कॉमन वैल्यू होती है ना, तो वो इससे डिनोट कर देते हैं हम, ना तो ये बार लगाते हैं ना ये लगाते हैं। जब ये इक्वल होते हैं तो ये बार हटा दो, a से b f dx वैल्यू होती है और वो क्या आई है हमारे दोनों के लिए 1। 4 देखिए, फंक्शन f डिफाइन कर दिया, ये इंटरवल है और ये फंक्शन है, यानी कहीं भी अगर रैशनल वैल्यू है तो 1, इर्रेशनल वैल्यू है तो -1। इजी है। शो करो कि ये बाउंडेड है लेकिन इंटीग्रेबल नहीं है, कैसे प्रूव करोगे। अब देखो, बाउंडेड का मतलब क्या है कि इसके लिए नीचे भी कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करे जिससे ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही बड़ी आ रही है, और ऊपर भी एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करे कि ये हमेशा उससे छोटी आ रही है। अब एक बात बताओ, f(x) की वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी या -1 आएगी। ये तो -1 है या 1 है, तो क्या आपको लगता है ये अनबाउंडेड है। ये तो फाइनाइट वैल्यूज हैं, या तो इसकी वैल्यू 1 आएगी या -1 आएगी। अनबाउंडेड कहाँ होता है, जब हमें लगने लगे कि f फंक्शन की वैल्यू कहीं ना कहीं जाकर इन्फिनिटी आएगी। इन्फिनिटी यानी अनबाउंडेड है। इन्फिनिटी का तो कोई केस ही नहीं, यहाँ पे 2 ही है, 1 वैल्यू आएगी या -1 आएगी, तो इन्फिनिटी तो कहीं आसपास ही नहीं है। तो क्लियरली ये बाउंडेड है, क्योंकि f(x) की वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी। मॉडुलस लोगे तो 1 आ जाएगी, -1 का मॉडुलस भी 1 होता है, 1 का मॉडुलस भी 1 होता है, यानी इसका मॉडुलस हमेशा 1 है, तो इसका मतलब ये बाउंडेड तो है। अब ये प्रूव करना है कि r इंटीग्रेबल नहीं है, वही काम करना है। r इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करते हो कि उसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल सेम है। अब नहीं प्रूव करना है, यानी ये प्रूव करना है r इंटीग्रेबल नहीं है, तो क्या करोगे प्रूव, कि उसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल नहीं है। और लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है, पहले लोअर सम निकाल के फिर अपर सम निकाल के और उनमें n को इन्फिनिटी को टेंड करा के, या फिर उनका सुप्रीमम या इन्फिमम लेके। 2 तरीके हैं ना, एक तो हमने पीछे एग्जाम्पल में किया और एक हमने फॉर्मूला ही किया था, वो कि सारे लोअर सम्स का सुप्रीमम ले लो तो क्या आ जाएगा लोअर इंटीग्रल, और सारे मतलब अगर आपको अपर इंटीग्रल निकालना है तो आप क्या करो, सारे अपर सम्स का इन्फिमम ले लो। तो वो हम देखेंगे कौन सा इसमें यूज़ होगा। सबसे पहले तो आप लोअर सम और अपर सम निकाल लो। पार्टीशन हमने मान ली 0, 1/n, 2/n से लेके, और ये 0 है ये 1 है, लास्ट एलिमेंट 0 और 1 है, ये तो हमें पता है। कोई भी इंटरवल है तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट तो वही होने चाहिए जो इंटरवल के हैं। अब देखो, हर लोअर सम निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, MR डेल्टा R, और अपर सम निकालने के लिए भी 2 चीज़ें चाहिए, कैपिटल MR डेल्टा R। अब स्मॉल MR कैसे निकालते हो, कि इस इंटरवल के अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या है, उस फंक्शन के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। एक बार बताओ, 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, 1 और -1, तो यहाँ तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी इंटरवल के अंदर मिनिमम वैल्यू तो -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। इसमें तो ज़्यादा झंझट, ना सोचना ना कुछ करना, 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी छोटी से छोटी वैल्यू कौन हो सकती है -1, और बड़ी वैल्यू कौन हो सकती है 1। आया ना, आंसर आ गया। अब इसमें वैल्यू रख दो। MR क्या है -1, और डेल्टा R क्या है, हर किसी इंटरवल की लेंथ क्या है 1/n - 0, 1/n, 2/n - 1/n, 1/n, तो सबकी लेंथ है 1/n। तो 1/n और माइनस बाहर ले लो, अंदर सिर्फ बच गया 1, यानी 1 को आप 1 से लेके n, यानी n टाइम्स अगर 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, यानी 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा n से n कैंसिल -1। और अपर सम निकालोगे तो कैपिटल MR रखो 1 है, ऐसे ही 1/n को कॉमन ले लो और इसको n टाइम्स ऐड करोगे तो n आएगा, तो 1/n × n कट गया, 1 आ गया। लोअर सम आया -1, अपर सम आया 1। इसका मतलब क्या है कि लोअर सम हमेशा -1 होगा और अपर सम हमेशा 1 होगा। अब इनकी वैल्यूज तो कॉन्स्टेंट्स है ना, -1 आया है और 1 आया है। क्यों कहा इसने ऐसा,
क्योंकि देखो पीछे देखो, अपर सम क्या आया था, ये था, यानी एन के वेरी होने के साथ साथ अपर सम भी वेरी कर रहा था, और ऐसा ही कुछ लोअर सम आया था, यानी वो एन पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है, हमेशा ही लोअर सम -1 रहेगा और हमेशा ही अपर सम क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो उन सारे लोअर सम जब हमेशा ही -1 है, -1 -1 -1 -1, उनका लीस्ट अपर बाउंड ले लो, -1 ही तो रहेगा। और अपर सम 1 है तो उसका क्या चाहिए आपको, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना, यानी इन्फिमम, तो वो भी क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। तो जो सारे लोअर सम का लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम, वो क्या होता है, लोअर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल आया -1, और अपर इंटीग्रल यानी अपर सम्स का क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फिमम, क्या आया, 1 ना। अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। इस चीज़ में तो आपको कंफ्यूजन नहीं है ना, ये क्यों कर रहे हैं। लोअर सम्स का सुप्रीमम ही तो क्या होता है, लोअर इंटीग्रल, और अपर सम्स का क्या, इन्फिमम क्या होता है, अपर इंटीग्रल। ये इसने क्या निकाला, लोअर इंटीग्रल, और आगे इसने निकाला हुआ है अपर इंटीग्रल, यानी अपर सम्स का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या फिर आप कह सकते हो इन्फिमम। एक 1 है, एक -1 है, इक्वल नहीं है, तो इंटीग्रेबल नहीं। फिफ्थ एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल है, फिफ्थ में हम आ गए हैं। देखो इंटरवल ये दे दिया, फंक्शन एफ दे दिया जो कि x³ है, फंक्शन मिल गया, इंटरवल मिल गया। आपको ये शो करना है कि एफ रीमान इंटीग्रेबल है। इस पे रीमान इंटीग्रेबल मतलब लोअर इंटीग्रल निकालना है, अपर इंटीग्रल निकालना है, और उनको क्या प्रूव करना है कि वो इक्वल हैं और उनकी वैल्यू ये है, यानी बिल्कुल सेम थर्ड एग्जाम्पल की तरह। ये बिल्कुल ईजी है, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहीं भी अगर आपको नहीं दिया ना, पार्टीशन नहीं दिया ना इसमें, तो आप क्या करोगे, अपनी तरफ से मानोगे, और ये आपको हर क्वेश्चन के अंदर, हर एग्जाम्पल के अंदर याद रखना है कि पार्टीशन क्या माननी है। जब नहीं देंगे तो हमें याद रखनी पड़ेगी ना, अगर आप कुछ और पार्टीशन ले लोगे तो क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग हो गया, है ना। तो उसमें हमने पार्टीशन पीछे वाले में भी नहीं दी हुई थी, फोर्थ एग्जाम्पल में, वहाँ हमने मानी थी 0, 1/n, 2/n सो ऑन, क्योंकि 0 से लेके 1 तक का इंटरवल था। अब यहाँ जो इंटरवल है वो 0 से लेके a तक का है, तो क्या मानोगे, 0, a/n, 2a/n एंड सो ऑन, यानी यहाँ पे a आ गया ना, तो इन सबको भी a से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। ये याद करने का एक तरीका है। तो पार्टीशन आपने ये मान ली। अब देखो वही बात है, स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर और डेल्टा, ये चीज़ निकालनी है। अब कैपिटल एम आर क्या होता है, कैपिटल एम आर सुप्रीमम होता है, यानी लीस्ट अपर बाउंड होता है इस इंटरवल के अंदर। अब एक बात बताओ, कैसे निकालते हैं हम, स्टार्टिंग से कैसे निकालते आ रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड। देखो 3 चीज़ें अभी तक हमने देख ली, कंफ्यूज नहीं होना आप। फर्स्ट, बिल्कुल जो फर्स्ट एग्जाम्पल था ना, उसमें हमने कैसे निकाला था इन सबको, अलग अलग करके, क्योंकि वहाँ पे निकालना ईजी था। सेकेंड एग्जाम्पल में भी हमने क्या निकाला था, अलग अलग करके, यानी m1 m2 बिल्कुल अलग अलग से ईजिली निकाल लिया। लेकिन जैसे ही हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ तो हमने देखा पार्टीशन में कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, तो इससे हमने क्या निकालना शुरू कर दिया, MR, डेल्टा R, कैपिटल MR। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई ना कि M1, M2 एंड सो ऑन ये कब निकालने हैं, और Rth कब निकालने हैं। Rth कब निकालने हैं, जब ज़्यादा हो, तो अलग अलग करोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और आएगी भी नहीं वैल्यू, तो इसलिए हम ये निकालना। दूसरा कन्फ्यूजन आपको क्या हो सकता है कि कहाँ तो इनका लीस्ट अपर बाउंड ऐसे निकालना है कि जो छोटी वाली वैल्यू हो फंक्शन के अंदर रख दो तो छोटी वाली वैल्यू रख दो तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ जाएगा, और बड़ी वाली वैल्यू रख दो तो लीस्ट अपर बाउंड आ जाएगा। हर किसी के अंदर आपको यही करना है। Rth टर्म निकाल लोगे तो क्या करोगे, फंक्शन के अंदर छोटी वाली वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, लोअर बाउंड, और बड़ी वाली वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा अपर बाउंड। ठीक है, सिर्फ एक जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, उसमें हमने ऐसा नहीं किया था, फोर्थ। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें सिर्फ इसकी वैल्यू 2 ही आ रही थी, यानी 1 या -1, तो उसमें हमें ज़रूरी देनी पड़ी। तो हर किसी इंटरवल के अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी छोटी से छोटी वैल्यू -1 और बड़ी से बड़ी वैल्यू 1। लेकिन बाकी सब क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसे ही करना है, उस इंटरवल की जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू है ना, वो फंक्शन के अंदर रखो, तो वो उस इंटरवल के लिए क्या आ जाएगी, लोअर बाउंड यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और बड़ी से बड़ी वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। आई होप अब आपको ये डाउट क्लियर है। तो अब उसी क्वेश्चन में था वो, तो हर किसी के अंदर वैसे ही करेंगे। लीस्ट अपर बाउंड कब निकालना है, यानी इस इंटरवल की बड़ी वाली वैल्यू रख दो उस फंक्शन के अंदर। फंक्शन क्या है, x का क्यूब, तो बड़ी वाली वैल्यू क्या है, rth इंटरवल की बड़ी वाली वैल्यू क्या है, RA/n, तो RA/n को रख दो x³ में, तो ये आ गया। और छोटी वैल्यू क्या है इस इंटरवल की, R-1a/n, तो इसको रख दो इसमें, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल mr।
सिंपल है ना, कैपिटल एम आर आ गया, स्मॉल एम आर आ गया, इसमें रख दो लोअर सम। लोअर सम क्या होता है, एम आर डेल्टा आर, एम आर की वैल्यू रखो डेल्टा आर, डेल्टा आर मतलब हर इंटरवल की लेंथ, हर सब इंटरवल की लेंथ क्या है, ए बाई एन है, तो इसको सोल्व करना है आपने। ये तो कांस्टेंट है। अब किसी के क्यूब का समीशन क्या होता है, देखो मैंने लिख भी रखा है, क्या होता है समीशन, अगर सिंपल के का है तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, स्क्वायर है तो एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये +2 में थे शायद, वहाँ से पढ़ते आ रहे हैं। और किसी चीज़ का क्यूब है ना तो वो क्या होता है, एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर बाई 4। और वही चीज़ यहाँ पे है, इसका क्यूब है ना तो क्या आएगा, एन माइनस वन, यहाँ पे जो है ना बिल्कुल वही यहाँ पे आएगा, बस आर की जगह आ जाएगा एन, वही तो था ना, ये है बिल्कुल सेम वो यहाँ पे आएगा। लेकिन जो यहाँ के है ना तो यहाँ पे एन ही आएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ के है तो आप यहाँ एन माइनस वन कर दोगे, नहीं, के है तो एन, के माइनस वन है तो एन माइनस वन, के प्लस वन है तो एन प्लस वन, ऐसा। तो यहाँ आर माइनस वन है तो एन माइनस वन, और यहाँ क्या आ रहा है इससे एक बड़ा यानी एन, तो एन माइनस वन का स्क्वायर और एन का स्क्वायर और बाय 4। इसने होल स्क्वायर में लिख दिया, वो इसकी मर्जी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको बस सोल्व भी करना है, इसका स्क्वायर अंदर ले जाओ, और फिर इसने क्या कर दिया, एन रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये जो क्या बन गया, देखो ऐसे करेंगे, इसका होल स्क्वायर था, पहले स्क्वायर को अंदर ले आओ, एन माइनस वन का भी स्क्वायर, एन का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एन रेज टू द पावर 4 से ही मल्टीप्लाई किया है इसने और एन रेज टू द पावर 4 से ही डिवाइड किया है, तो बाहर तो सिर्फ ये बचा, अंदर ये बच गया। ऊपर एन स्क्वायर है, नीचे एन रेज टू द पावर 4 है, तो इसकी 2 पावर से इसकी 2 कट गई, नीचे सिर्फ 2 रहेगी ना, बाकी सब सेम है। फिर क्या करेंगे हम, एन रेज टू द पावर 4 से एन रेज टू द पावर 4 कैंसिल, सिर्फ ए रेज टू द पावर 4 रह गया और 4 अंदर बाहर ले आओ, तो अंदर सिर्फ क्या बचा, एन माइनस वन का होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब आप क्या करो, इसके स्क्वायर को बाहर ले लो इस टाइप से, ए रेज टू द पावर 4 बाय 4, और अंदर सिर्फ क्या था, एन माइनस वन का स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो स्क्वायर बाहर ले लिया, एन माइनस वन बाय एन रह गया ना, इसको ओपन कर लो, क्या बन गया, 1 माइनस वन बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली स्टेप लिखा हुआ है तो इससे आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी, इस टाइप से आपको करना है। अब देखो इस स्टेप पे हम आ गए, यहाँ तक हमने कर लिया है ना, यही तो हमने किया है। अब ये क्या आया है, लोअर सम, और इसी टाइप से ये आ जाएगा अपर सम। कैसे, मतलब कैसे चेक करोगे आंसर ठीक है या नहीं, इसमें यहाँ पे प्लस है और जो लोअर सम है उसमें यहाँ पे माइनस है, बाकी तो बिल्कुल सेम है, बस इसने एन रेज टू द पावर 4 से ही काटा नहीं हुआ, तो क्या बच जाएगा, ए रेज टू द पावर 4 बाय 4 और इंटू में ये, तो ए रेज टू द पावर 4 बाय 4 इंटू में यहाँ प्लस है और लोअर में माइनस है। ये याद करना, याद रखना, ताकि आपको ये पता चलता रहे ना कि आपने किया ठीक किया या नहीं। अब हमें लोअर सम अपर सम मिल गया, हमें ये प्रूव करना है वो रीमान इंटीग्रेबल है, उसके लिए क्या निकालेंगे, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल। और यहाँ पे n है तो जहाँ भी n दिखे ना वहाँ तो डायरेक्टली n को इन्फिनिटी को टेंड करा दो, तो वही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, लोअर सम, लोअर इंटीग्रल हो जाएगी। बिल्कुल इजी है, जिसमें n है वहाँ आप क्या करो, लोअर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करो, डायरेक्टली n को इन्फिनिटी को टेंड करा दो। लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है जहाँ n है होता ही नहीं है, जैसे पीछे बिल्कुल डायरेक्टली पीछे वाले में क्या था, n था ही नहीं, ये -1 था, ये 1 था, तो हमें क्या करना पड़ा, इन सब का लोअर जो सम थे ना उनका सुप्रीमम लेना पड़ा ताकि लोअर इंटीग्रल आ जाए। सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड, सेम चीज़ होती है। -1 आया और उसका क्या लेना पड़ा, इन्फीमम ले लिया जो 1 आया। लेकिन जहाँ n दिखे ना वो तो बिल्कुल ईजी सा होता है क्वेश्चन, n को इन्फिनिटी को टेंड करा दो, बस सिंपल सी बात है। तो जब n इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो n तो सिर्फ इसमें है, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया ना, यानी ये पूरी चीज़ 1 हो गई, तो आंसर क्या आ गया, ए रेज टू द पावर 4 बाई 4। और सिमिलरली इसमें अपर सम ये है, n को इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, अपर इंटीग्रल की, और n को इन्फिनिटी को टेंड कराए पूरा हो गया 1 ए रेज टू द पावर 4 बाई 4। तो दोनों इक्वल हैं यानी वो रीमान इंटीग्रेबल है, और इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, ए रेज टू द पावर 4 बाई 4, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लोअर अपर इंटीग्रल की वैल्यू और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू सबकी वैल्यू ये है। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये रीमान इंटीग्रेबल है, और ये भी प्रूव कर दिया कि इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू ये है। लास्ट एग्जाम्पल है 6th एग्जाम्पल। देखो अब आपको ना आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा आपने क्या करना है। ये फंक्शन दिया है, ये इंटरवल दिया है, ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेबल है और इंटीग्रेशन की वैल्यू ये है। बिल्कुल 5th एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही। देखो अब कोई भी पार्टीशन नहीं दिया और इंटरवल है 0 1, क्या लोगे पार्टीशन, 0 1 बाई n 2 बाई n एंड सो ऑन n बाई n तक।
यानी फर्स्ट पॉइंट 0 है और सेकंड पॉइंट 1 है ना। अब क्या निकालना है आपको, डेल्टा आर, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कैसे निकालोगे आप स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर, उस फंक्शन के अंदर उस rth इंटरवल की जब छोटी से छोटी वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, लोअर बाउंड यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और जब बड़ी वाली वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है ना। अब बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, r बाय एन है, हर किसी के अंदर ये होती है, और r माइनस 1 बाय एन क्या होती है, छोटी वैल्यू होती है। ठीक है ना। जैसे जिसमें हमने इस टाइप से पार्टीशन किया उसमें तो हर किसी के अंदर बड़ी वाली वैल्यू ये होगी, छोटी वाली ये होगी। उसमें हमने इस टाइप से किया था इसलिए बड़ी वाली ये थी, छोटी वाली ये थी। लेना तो हमें rth इंटरवल है ना, आई आर, क्योंकि हम rth वैल्यू निकाल रहे हैं। अब स्मॉल एम आर आ गया फंक्शन के अंदर, जब ये वैल्यू रखी, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी यही वैल्यू एज इट इज, r माइनस 1 बाय एन आ गया, कैपिटल एम आर r बाय एन आ गया, आया, और डेल्टा आर क्या है, 1 बाय एन है। तो तीनों वैल्यूज हैं, लोअर सम में वैल्यूज रख दो, 1 बाय एन स्क्वायर कॉमन है, बाहर आ जाएगा, यानी r माइनस एन को सम कर दो, r इज इक्वल टू 1 टू n। अब ये फॉर्मूला है, आपको पता है कैसा, नहीं अब पीछे देखा था हमने कि k का समीशन n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 के इक्वल होता है। यहाँ क्या है, अभी पीछे था, क्या था, r माइनस 1, तो जो यहाँ है वो यहाँ है, और इससे एक बड़ा यहाँ पे है, तो r माइनस 1 यहाँ है, तो यहाँ भी क्या आएगा, n माइनस 1, और यहाँ से एक बड़ा यानी n, तो इसका समीशन क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एन बाई 2, है ना, क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एन बाई 2, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसने क्या किया, यहाँ एक n है, n से n कैंसिल कर दिया, और 1 बाई 2 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया था, n माइनस 1 बाई n, तो फिर उसको डिवाइड कर दो, यहाँ हो गया 1 माइनस 1 बाई n, लोअर सम ये आ गया। और अपर सम आपको पता है क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे माइनस है वहाँ यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है ना, अपर सम में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही आपको निकालना है। ठीक है ना। अब देखो, अब हमें लोअर सम मिल गया, अपर सम मिल गया। अब n दिख रहा है ना आपको, तो बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है, n को इन्फिनिटी को टेंड करा दो, लोअर सम में n को इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो लोअर इंटीग्रल मिल जाएगा, और अपर सम में n को इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो अपर इंटीग्रल मिल जाएगा। अब इसमें जब n इन्फिनिटी को टेंड कराओगे, ये तो हो गया क्या, 0, तो 1 बाई 2 बच गया। सिमिलरली इसमें ये हो गया 0, तो 1 बाई 2 बच गया, 1 बाई 2, यानी रिमान इंटीग्रेबल है, और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, 1 बाई 2। सो आई होप हमने काफ़ी अच्छे से हर एग्जाम्पल को किया है, और आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कुछ ज़्यादा ही डाउट रहेगा तो हम दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे ना, एक्सरसाइज करने से पहले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे बता देना, ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।